नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPTPLSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी में दोस्तों आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों हम लोग उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो स्टैटिक्स में आपका जो टॉपिक है आपका इंडियन स्टैटिक्स, उसी में दोस्तों आपका एक टॉपिक है लेबर एंड इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स। ये आपका दो टॉपिक अलग अलग है, एक आपका लेबर स्टैटिक्स है और एक अलग से आपका इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स है। तो आज हम लोग यहाँ पे आपका लेबर स्टैटिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में आपका इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। दोनों ये दोस्तों ये आपका जो दोनों है ये साथ में ही एक चीज़ है, कह सकते हैं ये दोनों एक साथ ही डाटा का कलेक्शन होता है दोस्तों, और इसको हम लोग एक साथ समझते भी हैं। पर यहाँ पे आपका अलग अलग टॉपिक दिया है तो हम लोग इसको अलग अलग करके देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम लोग लेबर स्टैटिक्स के बारे में समझने वाले हैं दोस्तों। कुछ लोगों का कहना था कि ये दोस्तों छोटा सा दो टॉपिक्स और बचे हैं, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका जो बचा हुआ है NSSO और आपका CSO वगैरह के बारे में है और साथ ही कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में है, तो उसमें हम लोग आपका PPT के वगैरह लेके आएंगे उसमें। तो ये आपका टॉपिक्स थ्योरेटिकली पूरा टॉपिक है दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों आपको समझ लीजिए, इससे क्वेश्चंस आपके जो भी बनेंगे नॉर्मली आपके करंट से डाटा कलेक्ट करके ही बनेंगे। तो यहाँ पे आपका ये PDF आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो आपका लेबर स्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इंडिया में आपका जो लेबर है वो आपका क्या है दोस्तों, एक कह सकते हैं कि हमेशा यहाँ पे इंडस्ट्रियल या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वे में या नॉर्मली वे में, दोनों तरीके से दोस्तों यहाँ श्रम जो होते हैं उनका क्या है दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं कि निम्न स्तर पे जीवन यापन भी है। और यहाँ पे जो श्रम का जो आपका लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत ही चीप है अदर कंट्री के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका अमेरिका, जापान, ब्रिटेन है, वहाँ पे आपकी क्या है इंडियन के मुताबिक यहाँ पे आपका जो लेबर कॉस्ट है बहुत ही यहाँ पे चीप है। आपको पता होगा कि जब ब्रिटेन के लोग या कह सकते हैं जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस तो यहाँ पे इस्टेब्लिश अपने हिसाब से किए ही, और साथ ही यहाँ पे वो चीज़ क्या फ़ायदा लेते थे कि लेबरों का सस्ते दर पर प्रयोग कर यहाँ पे आपका प्रयोग करते थे अपने उत्पादन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ ये समझना है दोस्तों कि आपका जो श्रमिक वर्ग है उनका हम लोग यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी का जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो आपका श्रम समांग के अंतर्गत हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। बात यहाँ पे दोस्तों आई है श्रमिक वर्गों के लिए, इसलिए हम यहाँ थोड़ा पृष्ठभूमि आपको समझा दे कि आपका यहाँ पे जो दोस्तों श्रमिक वर्ग है उनका शुरू से क्या हुआ है दोस्तों, शोषण हुआ है। ऐसा आपके अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग तरीके से कहा जाता था कि जो पूंजीपति लोग थे वो क्या करते थे, ज़्यादा अपना श्रमिकों को प्रयोग करके या श्रम को ज़्यादा शोषित करके अपने लाभों को आपका प्रयोग या लाभ ज़्यादा अर्जित करने के लिए लगाते थे। और इसी सब ये जो आपकी संघर्ष है, इसी सब संघर्ष के बीच में दोस्तों श्रमिकों को मजबूत करने के लिए समय समय पे बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं। यदि आप लोग कॉमर्स से होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत समय समय पे आपके अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं श्रमिकों से लेकर। तो दोस्तों उन्हीं श्रमिक जो आपके अधिनियम बनाए गए हैं उसी के आधार पे यहाँ पे डाटाओं का क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा संगठित वे में मजबूती से यहाँ पे डाटाओं का कलेक्शन करने पर जोर मिला। शुरू में होता क्या था दोस्तों कि यहाँ पे जो आपके इंडस्ट्रियल लोग थे वो सही तरीके से डाटाओं को यहाँ पे संप्रेषित नहीं करते थे, पर जब उन्हें कानूनी शिकंजों में जोड़ दिया गया तब वहाँ पे आपकी जो डाटाएं थी वो पुख्ता या कह सकते हैं आपकी जो डाटाएं कलेक्ट होने लगी वो आपकी क्या हुई दोस्तों, सत्यनिष्ठ रूप से स्पष्ट रूप से आपके सामने आने लगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो श्रम समांग से आशय है दोस्तों वो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ही इसको परिभाषित किया है बहुत अच्छे तरीके से कि आपका श्रम समांकों के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या चीज़ शामिल की जाती है, श्रम शक्ति की मात्रा का वर्गीकरण। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि दोस्तों दो तरीके से श्रम शक्ति होती है, आप सभी को पता होगा। एक
होता है दोस्तों आपके क्या व्यक्तियों के अनुरूप, एक होता है मशीनों के अनुरूप। मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कुछ इंडस्ट्री ऐसे होती हैं जहाँ पे केवल क्या होता है दोस्तों हाथों से काम होता है, या कह सकते हैं व्यक्तियों के हाथों से ही काम होता है। वहाँ पे ऐसी कोई भी शक्ति वाली मशीन नहीं होती जहाँ पे पावर से या कह सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू प्रोडक्शन होता है। तो और दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों, कुछ आपके जो प्रोडक्शंस होते हैं वो क्या होता है दोस्तों वो मशीनों के द्वारा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है 50-50 हो सकता है। ये एक उदाहरण है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मशीन के द्वारा होती है और कुछ चीज़ें लेबरों के द्वारा होती है। तो ऐसे दो तरीके से आपका क्या होता है श्रम शक्ति होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है दोस्तों, उनकी मात्रा कैसी है और उनका वर्गीकरण आपका अलग अलग डाटाओं के अंतर्गत, उन सभी को हम लोग श्रम समांकों के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, मजदूरी, उनको वेजेस कैसा मिल रहा है दोस्तों। आपको पता होगा कि हर इंडस्ट्रियल में आपके अलग अलग वेजेस डिसाइडेड हैं। जैसे कि आपके जो आपके क्या है कोर सेक्टर है, उनकी आपकी जो लेबर्स होती है कॉस्ट उनका अलग होता है दोस्तों, और जो आपके कोर सेक्टर नहीं है उन पे आपका क्या होती है अलग कॉस्ट होती है। फिर आपके क्या होता है प्रवसन, मतलब यहाँ पे दोस्तों कि एक मजदूर अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहरों में जाके क्या होता है बसता है, वहाँ पे अपना लेबर का काम करता है। जैसे दोस्तों अभी क्या हुआ, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग क्या थे, दिल्ली बम्बई महाराष्ट्र में हर जगह क्या हुआ, वहाँ पे पलायन करके वहाँ पे अपना मजदूरी करते थे। अभी जब कोरोना काल हुआ तो सभी लोगों ने क्या हुआ वापस प्रस्थान कर गया। तो यहाँ पे दोस्तों वो प्रवासन जो हुआ दोस्तों उससे रिलेटेड भी डाटा क्या हुआ जाता है दोस्तों कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग गाँव से कस्बों के लिए मजदूरियों के लिए आए, श्रम किया है। तो इन सभी डाटाओं को भी हम लोग श्रम समांक के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। फिर उनकी कार्य दशाएं कैसी हैं दोस्तों कि कितने लेबर किन कार्य दशाओं में कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे अगर आप लोग इंडियन डिस्प्यूट एक्ट या इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में पढ़े होंगे कभी, तो उसमें देखिए दोस्तों सभी श्रमिकों के अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है कि कितने लोग आपके किस श्रेणी के वर्ग के कार्य कर रहे हैं और कितने लोग किस श्रेणी के। तो ऐसी कार्य दशाओं को दोस्तों बांटा हुआ जाता है, तो उससे रिलेटेड डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है। फिर रोजगार की स्थिति कैसी है दोस्तों, जो दो देश में दोस्तों जो रोजगार की स्थिति होती है, यदि आप कोरोना काल की दशा देखिए तो अभी आपका क्या हुआ दोस्तों, CIME ने एक रिपोर्ट फिर पब्लिश की है दोस्तों रोजगारों से संबंधित कि कितने लोग कोरोना काल में बेरोजगारी के चपेट में आए हैं। तो ये सभी डाटा भी दोस्तों किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, श्रम समांक के अंतर्गत ही निर्भर होता है। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है औद्योगिक झगड़े, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी होते रहते हैं दोस्तों। ये तीन तरीके की आपकी जो डिस्प्यूट होती है, जैसे इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल, फिर आपका इंडस्ट्रियल टू लेबर, फिर आपका लेबर टू ट्रेड यूनियन, फिर आपका ट्रेड यूनियन के थ्रू या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल के थ्रू भी यहाँ पे लेबर्स के संघर्ष होते रहते हैं। तो बहुत तरीके से संघर्ष होते हैं दोस्तों। ये आपके अलग अलग स्तर पे होते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, कुछ आपके औद्योगिक ही स्तर पर रहते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं दोस्तों उस पर क्या होता है पूरे देश को प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग स्तर पे जो भी झगड़े होते हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग श्रम समांकों के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आपके श्रम कल्याण से रिलेटेड कि लेबरों के लिए कितना कुछ कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, उनकी सुरक्षाओं के लिए क्या कार्य किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ लेबर्स क्या होते हैं खतरनाक जगहों या खदानों में काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं, उनसे रिलेटेड डाटाओं को किया जाता है। जैसे दोस्तों अभी चर्चा में इससे पहले आपको पता होगा न्यूज़ में था कि जो आपके सीवर्स के जो मजदूर होते थे उनके लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं होता था, जिससे उनकी बहुत से क्या होती थी लेबर जो थे वो क्या होते थे होल में जाके बहुत ज़्यादा उनको आपकी जाने गई थी। तो ये मुद्दा गर्म हुआ था इस समय अभी करंट में। तो ऐसे बहुत से दोस्तों जो भी डाटा है दोस्तों, ये सब डाटे दोस्तों किससे होता है दोस्तों, ये श्रम से रिलेटेड जितने भी डाटा होते हैं वो सब आपका लेबर स्टैटिस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो नॉर्मली ये आपका एक नॉर्मली चीज़ है दोस्तों कि अगर श्रम से है तो श्रम से ही रिलेटेड जितने भी पुख्ता इंतजाम होते हैं या श्रम से रिलेटेड जितने भी डाटाज हैं वो डाटाज आपको इस प्रकारों में आप समझ सकते हैं कि इन प्रकारों के अंतर्गत डाटाएं रहते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं दोस्तों श्रम समांक होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बहुत ही विस्तृत रूप में सभी चीज़ों को रखा है, शामिल किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितने चीज़ों को श्रम या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है और कितने आपके देश में राष्ट्रीय स्तर पर डाटाओं को कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये तो दोस्तों हो गई एक श्रम समांक से क्या तात्पर्य है।
आगे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें भारत के आधार पर, तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपका 1931 में दोस्तों श्रम पर शाही आयोग का क्या हुआ था दोस्तों, गठन किया गया था। उसी में श्रम समांकों के संकलन की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया था। तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो इंडिया है, इंडिया में लेबरों पर ध्यान कब दिया गया दोस्तों, एक यानी कि ऑफिशियली या कह सकते हैं औपचारिक रूप से तो 1931 से श्रमिकों के डाटाओं को कलेक्शन करने के लिए ध्यान दिया गया। तो परंतु दोस्तों ये जो वास्तविक रूप में जो डाटा कलेक्शन का काम किया गया वो कब हुआ दोस्तों, ये आपके 1942 में जब औद्योगिक समांक अधिनियम जब पास हो गए दोस्तों, तब ये डाटाओं को कलेक्शन पर एक पुख्ता इंतजाम हो पाया दोस्तों। तो ये तो आपके भारतीय परिप्रेक्ष्य में दृष्टि है दोस्तों कि ये कैसे आपके यहाँ भारत में कब से डाटाओं को कलेक्शन श्रमिकों के आधार या श्रमिकों के लिए डाटा कलेक्ट करना चालू किया गया। तो दोस्तों भारत में जो व्यापक रूप से श्रम समांकों का संकलन का कार्य है, सही अर्थ में आपका 1946 में श्रम ब्यूरो की स्थापना के बाद शुरू हुई। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपका श्रम ब्यूरो है उसकी स्थापना आपके 1946 में हुई थी, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसके आपके श्रम ब्यूरो के आपके गठन होने के बाद दोस्तों फिर आपका जो लेबरों का जो डाटा है वो कलेक्ट होने लगा। अब हम लोग देखें, अगर आगे देखें दोस्तों, तो श्रम ब्यूरो का जो कार्य है दोस्तों वो क्या क्या कार्य है, इसको भी अगर हम लोग देख ले दोस्तों, तो दोस्तों श्रम ब्यूरो का श्रम संबंधी समांकों के संकलन, उनके विश्लेषण, फिर उनके प्रकाशन करने का देश का सर्वोपरि संस्थान होता है। मतलब दोस्तों जो आपका देश में सर्वोच्च स्थान पर श्रमों आपके श्रमिक वर्गों का डाटा कलेक्शन करता है, जो विश्लेषण करता है और प्रकाशन करता है, वो आपका कौन होता है दोस्तों, श्रम ब्यूरो होता है। क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि आपका सर्वोपरि संस्थान कौन सा होता है, वहाँ पे आपको CSO, NSSO और आपके श्रम ब्यूरो भी दे सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका श्रम ब्यूरो ही क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा आपका सर्वोपरि संस्थान है। वैसे डाटा आपके CSO और NSSO के द्वारा भी किया जाता है, पर ये आपके श्रम ब्यूरो को प्रदान करके या श्रम ब्यूरो इनसे डाटा लेके अपना विश्लेषण अलग से करके प्रकाशित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किन किन बिंदुओं पर ये कार्य करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रम समांकों का संकलन होता है, विश्लेषण होता है और प्रकाशन होता है, इसका एक प्रमुख कार्य है दोस्तों। दूसरा आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका यहाँ पे मूल्य सूचकांक की रचना व प्रकाशन करता है दोस्तों। जैसे आपका अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिर आपका कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि, ये भी इसका प्रमुख कार्य है। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे औद्योगिक श्रमिकों की कार्य दशाओं के संबंधी समांकों का अप टू डेट करता है दोस्तों, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसमें आपका यहाँ पे ये अप टू डेट करके दोस्तों डाटाओं को आपका यहाँ पे अपडेट करता है। फिर आपका यहाँ पे दोस्तों श्रम नीति के निर्धारण हेतु आवश्यक समांक उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण का भी कार्य करता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे आपका क्या होता है, ये आपका सर्वे करा के डाटाओं को कलेक्शन भी करता है दोस्तों श्रम नीति के निर्धारण हेतु। फिर आपका यहाँ पे दोस्तों जो आपके देश में श्रम अधिनियम है उन पर भी दोस्तों ये समय समय पर कुछ अपना टिप्पणी करता है। जैसे कि आपके जो भारत देश में दोस्तों आपके जैसे कि आपका श्रम आपका यहाँ पे मजदूरी अधिनियम है, फिर आपका इंडस्ट्रियल औद्योगिक अधिनियम 1948 है, ऐसे बहुत से आपके अधिनियम हैं। तो उन सभियों पर भी क्या होता है दोस्तों, ये अपनी टिप्पणी करके वहाँ पे अपनी पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करता है। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे जो श्रम संबंधी विषयों पर समस्याओं तथा संगोष्ठियों का भी आयोजन करता है और साथ ही श्रम समांकों का नियमित रूप से प्रकाशन भी करता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके ये मुख्य कार्य हैं जो ये अपने देश में करता है श्रम ब्यूरो। आगे अगर हम लोग देख लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे जो समांकों का संकलन करता है दोस्तों वो किन किन आपके चरणों में समांकों को कलेक्ट किया जाता है, इसको अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे श्रम संबंधी प्राथमिक समांक राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सांख्यिकी संस्थानों द्वारा एकत्र किया जाता है। मतलब यहाँ पे आपका जो CSO है उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा ये डाटाओं का श्रम संबंधी प्राथमिक डाटाओं को एकत्र करता है। फिर आपका श्रम ब्यूरो द्वारा निर्धारित प्रमापों के अनुसार राज्य स्तर पर व्यक्तिगत इकाइयों से प्राप्त विवरणिकों को संगठित किया जाता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके
एक श्रम ब्यूरो एक क्या कहता है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड बना देता है और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों सभी डाटाओं को जांचा जाता है, परखा जाता है और उन जांचे परखे डाटाओं को क्या किया जाता है दोस्तों, अपने पास एकत्रित किया जाता है। फिर आपका जो श्रम ब्यूरो द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दोस्तों विवरणिकाओं को संगठित करके उनका प्रकाशन करता है। मतलब दोस्तों कि हमने जैसे अभी बताया आपको कि डाटा तो आपका CSO के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है, पर वहाँ पे दोस्तों उस डाटाओं को लेने का काम या कह सकते हैं जो श्रम ब्यूरो को चाहिए वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डाटाओं को गुजारता है और फिर उन डाटाओं को कलेक्ट करके उनका विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो ये आपके चरण होते हैं दोस्तों कि किस आधार पर यहाँ पे डाटाओं का संकलन और उनका प्रकाशन किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि समांकों के जो प्रकार हैं या कह सकते हैं कि किन किन तरीकों का डाटा वहाँ पे श्रम ब्यूरो कलेक्ट करता है, तो वही चीज़ हमने बताया था यहाँ पे 2 स्तर पे है दोस्तों। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के आधार पर और एक आपके भारतीय परिवेश में। तो आपका अभी हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ क्या कहता है कि किन किन डाटाओं को कलेक्ट करना चाहिए। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला आपका क्या है, उद्योगों और पेशों के अनुसार श्रमिकों का वर्गीकरण करता है। मतलब कि यहाँ पे पहला डाटा कैसे होता है दोस्तों कि कितने उद्योग हैं और उस उद्योग में किस प्रकार के पेशे के श्रमिक वहाँ पे कार्यरत है, उनका डाटाओं कलेक्ट करना। फिर दोस्तों दूसरा है बेरोजगारी और रोजगार के समान, मतलब कितने लोग देश में रोजगार के रूप में हैं और किन किन श्रेणियों में रोजगार हैं और कितनी तरीके की बेरोजगारी है, कितने लोग किस क्षेत्र में बेरोजगार हैं। जैसे कि आपका अलग अलग बेरोजगारी के प्रकार होते हैं दोस्तों, तो उसमें आपका ये डाटाओं को अलग अलग रूप में आपका यहाँ पे कलेक्ट करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है दोस्तों मजदूरी तथा कार्य घंटे। मतलब दोस्तों क्या है कि कितने लोग कितने घंटे मजदूरी करते हैं, जैसे कि किस इंडस्ट्री में कितने व्यक्ति या श्रमिक आपके कितने घंटे कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि दोस्तों आपके अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि आपके जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए कुछ अलग समय निर्धारित किया गया है, उस पैमाने के ज़्यादा पुरुष वर्गों से काम नहीं लिया जा सकता है। फिर स्त्रियों के लिए अलग समय निर्धारित किया गया दोस्तों। और फिर आपके जो बच्चे हैं या दोस्तों जो 14 वर्ष से कम उनके हैं उनसे आपका यहाँ पे रोजगार या कह सकते हैं आप नहीं करा सकते हैं। पर दोस्तों एक स्थिति में दोस्तों आपका जो कम उम्र के लोग हैं या कह सकते हैं जो बच्चे की श्रेणी में हैं, उनका भी आपका समय निर्धारित अलग रूप से किया गया है। या कह सकते हैं तीनों लोगों का एक समय नहीं होता दोस्तों कि एक जैसे सभी लोग काम कर सके, तो उनका भी दोस्तों अलग अलग कार्य घंटे और मजदूरी का निर्धारण किया गया है दोस्तों। फिर आपका रहन सहन का स्तर कैसा है कि मजदूरों का रहन सहन के स्तर में कुछ वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए दोस्तों उनका रहन सहन का स्तर हर साल कलेक्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड भी डाटा। फिर आपका पारिवारिक रहन सहन कैसा है, उनके सामाजिक स्तर पे कुछ वृद्धि हो रही है, उनके शिक्षा में स्वास्थ्य में कुछ उनके लिए देखभाल किया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड भी डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है। फिर दोस्तों इंडस्ट्रियल में कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग चोट से ग्रसित हो जाते हैं या किसी लोगों की मृत्यु हो जाती है या किसी व्यावसायिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों जो आपकी बैटरी फैक्ट्री होती है या कह सकते हैं बहुत सी ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कोल फैक्ट्री है, तो इन सब फैक्ट्रियों में दोस्तों क्या होता है जो श्रमिक होते हैं उनकी आयु घट जाती है। एक सर्वे भी हो चुका है दोस्तों, ये बहुत से ऐसे सर्वे होते रहते हैं कि जो आपके जो इंडस्ट्रियल रोग होते हैं दोस्तों उनके कारण श्रमिकों की आयु घट जाती है। तो ऐसे भी रिलेटेड कुछ डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है दोस्तों। और कितने लोग आपके जो विक्षिप्त रूप से क्या कहते हैं चोटिल हो जाते हैं या कह सकते हैं पूर्ण रूप से चोटिल हो जाते हैं, जो अब भविष्य में किसी काम करने योग्य ही नहीं रहते, तो ऐसे भी डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है दोस्तों। फिर आपका श्रम संघ औद्योगिक विवाद, जैसे हमने बताया था अभी आगे कि आपके जो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल में आपके विवाद होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल और ट्रेड यूनियन में होते हैं, फिर आपके श्रमिकों में विवाद हो जाते हैं, तो ऐसे आपके विवादों का भी यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर सामाजिक सुरक्षा जैसे हमने बताया, और फिर वास्तविक मजदूरी का अंतर्राष्ट्रीय तुलना के आधार पर यहाँ पे उनका भी यहाँ पे पैमाना किया जाता है दोस्तों। जैसे हमने बताया था दोस्तों कि आपके जो इंडिया की लेबर कॉस्ट है वो बहुत ही चीप है एज अकॉर्डिंग आपके जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ के लेबर कॉस्ट के अकॉर्डिंग। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या होती, ज़्यादातर जो बाहरी कंपनियाँ होती है यहाँ पे अपना क्या करती हैं, प्लांट इस्टेब्लिश करती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ते दरों पर लेबर प्राप्त हो जाते हैं, तो उनका भी यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। और फिर आपका माइग्रेशन या प्रवासन, जो आपके एक देश से दूसरे देश या कह सकते हैं गांव से जो शहरों में मजदूर
ट्रांसफ़र होते हैं या कह सकते हैं प्रवास करते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रवासन डाटा भी बोलते हैं कि कितनी दर पे दोस्तों यहाँ पे प्रवासन डाटा हो रहा है प्रतिवर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि हम लोग की जो प्रवासन की डाटा है वो प्रति साल क्या है, दर प्रति साल बढ़ती जा रही है कि लोग गाँव से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं रोजगारों के तलाश में। तो ये भी सब डाटा दोस्तों, ये सब डाटा जो 10 प्रकार के डाटा हैं दोस्तों, ये कौन रिकमेंड करता है दोस्तों? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ रिकमेंड करता है कि इतने डाटाओं को कलेक्ट करना जरूरी होता है या कलेक्ट करना चाहिए। फिर अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपके निम्न चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें आपका रोजगार तथा बेरोजगारी के क्रमांक हैं, जो दोस्तों नॉर्मली अभी प्रकाशित नहीं हो रहे थे, जिसे CIMI ने जो अभी अपनी रिपोर्ट जो क्या हुई थी दोस्तों, पब्लिश हो गई थी गलती से, जिसको पब्लिश नहीं किया जा रहा था केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का जो स्थिति है दोस्तों वो बहुत ही कह सकते हैं डामाडोल है, तो इसलिए इसको प्रकाशित करने से रोका जा रहा था। तो इसी तरह दोस्तों ये डाटा क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं रोजगार और बेरोजगारी के संबंध से। फिर आपके कार्य दशाओं का क्रमांक कि किन वर्किंग कंडीशन में कार्य दशाएँ हैं उनसे रिलेटेड। फिर आपके श्रम मजदूरी और आय के क्रमांक दोस्तों। फिर आपके औद्योगिक विवादों के क्रमांक। फिर सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण के क्रमांक। फिर आपके श्रम संघों का क्रमांक है। फिर आपका श्रम अनुपस्थिति और श्रम आवर्त के क्रमांक हैं। फिर आपके श्रम संबंधी सूचकांक है। तो यहाँ पे दोस्तों 10 पॉइंट है और यहाँ पे आपके 8 पॉइंट हैं। तो ये कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे डाटाओं को कलेक्ट या वर्गीकृत करके डाटा इसमें से कलेक्ट किया जाता है। तो अब दोस्तों हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे कि क्या कैसे इन सब डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है, किस आधारों पर, किस रिपोर्ट के आधार पर। तो आशा है दोस्तों अभी तक की जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये सब थ्योरेटिकली पार्ट है, इसलिए थोड़ा बोरिंग आपको लगेगा, पर इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो चीज़ों को फिर दोबारा पढ़ लेंगे तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग ये देखें तो इंडिया में आपके इस 8 तरीके के डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है श्रम क्रमांक के डाटा को बनाने के लिए। अब हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे कि ये डाटा कैसे यहाँ पे या किन रूपों में, किन स्तर पे यहाँ पे डाटा कैसे कैसे रूप में कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो रोजगार और बेरोजगारी के क्रमांक है उसके लिए दोस्तों कहाँ से डाटा लिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले आपका 10 वर्षीय जनगणना होती है दोस्तों। उसके आधार पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो आपके प्रति 10 साल में जो जनसंख्या निर्धारण होता है दोस्तों, तो उसमें लोगों के बेरोजगारी और रोजगारी के बारे में डाटा कलेक्ट करा जाता है दोस्तों। तो वहाँ से श्रम ब्यूरो क्या करता है दोस्तों, यहाँ से डाटा ले लेता है। फिर आपके राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन है जो आपका NSO है, वो भी हर 5 साल में क्या होता है दोस्तों, रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधित सर्वेक्षण करता है, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेता है। फिर आपका रोजगार बाजार होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट होता है, रोजगार मेला लगाया जाता है, तो वहाँ से भी दोस्तों क्या होता है, डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोगों को रोजगार इस साल मेले के थ्रू दिया गया है, तो उससे डाटा भी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, श्रम ब्यूरो कलेक्ट करता है। फिर आपका राष्ट्रीय रोजगार सेवा होता है दोस्तों, जैसे कि आप सभी पता होगा कि हर आपके शहर में एक क्या होता है दोस्तों, एक राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्यालय होता है दोस्तों। वहाँ पे जो भी बेरोजगार लोग होते हैं या जो भत्ते प्राप्त करने वाले, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए दोस्तों वो अपना क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं दोस्तों। तो वहाँ से कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है और कितने लोग अभी भी बेरोजगार हैं, तो वो चीज़ क्या होता है दोस्तों, वहाँ से भी श्रम ब्यूरो क्या होता है, डाटा कलेक्ट करता है। जैसे कि आज तो आपके हर जिलों में एक कार्यालय यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे देखिए 777 रोजगार कार्यालय है और अब और ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, और 83 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना मार्गदर्शन ब्यूरो है। तो ऐसे करके दोस्तों इन रोजगार सेवा कार्यालयों से भी डाटा श्रम ब्यूरो कलेक्ट करता है आपके रोजगारी और बेरोजगारी से संबंधित डाटाओं को। दोस्तों एक जगह से डाटा नहीं आया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग संगठनों के थ्रू यहाँ पे डाटा को लिया जाता है, फिर वहाँ पे आपका रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित डाटा को पब्लिश किया जाता है। दूसरा दोस्तों क्या है, मजदूरी तथा कार्यदशाओं के क्रमांक। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो भारत में मजदूरी क्रमांक है दोस्तों, वो आपका श्रम ब्यूरो द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। और दोस्तों ये NSO द्वारा संकलित किए जाते हैं, इसलिए विश्वसनीय होते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये भी आपके नॉर्मली ये त्रिस्तरीय और क्या सकते हैं पंचवर्षीय रूप में डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है दोस्तों। फिर आपका औद्योगिक विवाद क्रमांक है दोस्तों, ये कैसे होता है दोस्तों, जो आपके डिस्प्यूट होते हैं दोस्तों उसको क्या होता है दोस्तों, वो रजिस्टर्ड करना जरूरी होता है। जितने भी इंडस्ट्रियल होते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत
पंजीकृत होते हैं। और जो भी कभी ऐसा आपका विवाद होता है जो क्या होता है दोस्तों, आपके कह सकते हैं श्रम न्यायालय में जाता है या आपके जिला न्यायालय में जाता है, तो वो रजिस्टर्ड आपका करना पड़ता है विवादों को। तो वहाँ से विवादों के जो डाटा होते हैं वहाँ से कलेक्ट हो जाते हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर के हो जाते हैं दोस्तों, तो वो तो आपके नॉर्मली डाटा क्या होते हैं, पब्लिश अलग से किए जाते हैं कि किन विवादों के तहत यहाँ पे डाटा या किन विवादों के कारण ये विवाद उत्पन्न हुए थे, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे पब्लिशन होती है। तो ये आपके औद्योगिक विवाद के समांक हो गए। फिर आपके सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड समांकों को क्या होता है दोस्तों, डाटा कैसे, जो आपके क्षतिपूर्ति समांक होते हैं दोस्तों, वो आपके क्या होता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 बनाया गया है दोस्तों। जो भी दोस्तों श्रमिक दुर्घटना के तहत या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल या काम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो उनको क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत क्या होता है, क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है दोस्तों। तो वो चीज़ क्या होता है दोस्तों, सभी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, तो उनका क्या होता है दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने का दायित्व बनता है। तो इस इंडस्ट्रियल जो आपके इंडस्ट्रियल के लोग होते हैं या कह सकते हैं जो आपके औद्योगिक मालिक होते हैं, वो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके आधार पे भी जो क्षतिपूर्ति समांक है दोस्तों, ये अधिनियम के अंतर्गत कलेक्ट हो जाता है। फिर आपका जो आपके प्रसूति लाभ के समांक है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों कि आपके स्त्रियों को सर जो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि आपके जो मैट्यूरिटी होती है उसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि उनको कितने समय के लिए छुट्टी मिली है और कितने क्या उनको आपके परिश्रम के साथ क्या कर सकते हैं, आपकी जो मजदूरी है उसके साथ यहाँ पे छुट्टी दी गई। तो ऐसे रिलेटेड डाटाओं को दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अलग स्तर पे यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर आपका लास्ट में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों कि जो आपके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है दोस्तों, उसके अंतर्गत जितने भी लोग क्या होते हैं दोस्तों इस बीमा के द्वारा राशि प्राप्त करते हैं, तो उनके यहाँ से भी ये डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो सामाजिक सुरक्षा या श्रम कल्याण के समांक है यहाँ से कलेक्ट हो जाते हैं। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत भी जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसके तहत भी डाटाओं को ये लोग कलेक्ट करते हैं। फिर आपका लास्ट में ये देखिए 5वां पॉइंट है श्रम संघों के समांक, जो आपके ट्रेड यूनियन है उनसे रिलेटेड समांक भी दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत जितने लोग पंजीकृत हैं उनका डाटा यहाँ से कलेक्ट हो जाता है। फिर इसी तरह आपके श्रम अनुपस्थिति या श्रम आवर्त के समांक के लिए दोस्तों जो कार्यालय के रजिस्टर्ड होते हैं या आप कह सकते हैं जो श्रमस्थिति या श्रम आवर्त के वार्षिकी दर के समांक होते हैं वहाँ से ये डाटा ले लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डाटाओं को कलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे विश्लेषण कौन करता है, श्रम ब्यूरो करता है। जो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से ये बिंदु देखें तो इतने डाटाओं को अलग अलग रूपों से डाटाओं को कलेक्ट करता है और फिर यहाँ पे दोस्तों श्रम ब्यूरो विश्लेषण करता है और फिर उसका प्रकाशन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मुख्य रूप से जो प्रकाशन करता है उसमें से आपका क्या है, इंडियन लेबर स्टैटिक्स आपका ये आपका वार्षिक पत्रिका 1959 से प्रतिवर्ष यहाँ पे प्रकाशित हो रही है। फिर आपका इंडियन लेबर ईयर बुक है दोस्तों, ये भी आपका श्रम ब्यूरो द्वारा 1946 से नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। फिर आपका इंडस्ट्रियल लेबर जर्नल है, ये भी आपका 1943 से आपका 2 खंडों में प्रकाशित की जाती है दोस्तों। एक आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है यानी श्रम अर्थशास्त्र, और आप दूसरा एक औद्योगिक संबंध तथा अन्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर अग्रणी लेख छापता है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट रिव्यू है जो आपका DGFT द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर आपका सेंसस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ये भी आपका एक 1960 से नियमित रूप से पब्लिश की जा रही है। फिर आपका हैंडबुक एंड लेबर स्टैटिक्स है जो 1967 से प्रकाशित की जा रही है दोस्तों। फिर आपका मंथली रिव्यू होता है दोस्तों जो आपका 1947 से प्रकाशित की जा रही है। और फिर आपका मिनिमम वेजेस जो आपका 1953 से प्रतिवर्ष न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवेदन जारी किया जाता है। फिर इसी तरह आपका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की तरह ये आपके प्रकाशित की जाती है वार्षिक रूप से। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत से प्रकाशन हैं जो श्रम ब्यूरो द्वारा और अलग अलग संगठन आपके जो संगठन हैं उनके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मुख्य रूप से यहाँ पे आपके श्रम से रिलेटेड जो डाटाओं हैं ये आपके मुख्य रूप से डाटा थे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये चीज़ें थोड़ा सा
थ्योरेटिकली है, बोरिंग टाइप का भी आपको लगेगा, पर आपको इसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके टॉपिक में दिया गया है सिलेबस में। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, एक बार पुनः वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इस बार हम इसका PDF दे देंगे आपको, PDF को भी पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों करंट का जो आपका यहाँ पे रिपोर्ट्स है आपकी CIMA वगैरह की, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये रिपोर्ट भी हम कोशिश करेंगे आपको PDF यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर भी, तो वहाँ से आप लोग ये चीज़ें देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छानुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।